नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 31 अक्टूबर 2025, हिंदी तिथि दशमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहली बड़ी खबर जो बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विवादित बयान से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट के लिए मंच पर नाचने तक की टिप्पणी करने पर राहुल गांधी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अदालत में एक परिवाद दायर किया गया है। यह परिवाद वकील सुधीर कुमार ओझा ने दाखिल किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने सकरा में हुई रैली के दौरान न केवल प्रधानमंत्री का अपमान किया बल्कि छठ पूजा को ड्रामा बताकर हिंदू आस्था को भी ठेस पहुंचाई। अदालत ने इस परिवाद को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है जो दिल्ली में कृत्रिम वर्षा यानी क्लाउड सीडिंग के असफल प्रयोग और सरकार की चिंता से जुड़ा है। प्रदूषण कम करने के लिए किए गए 2 प्रयोगों पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन दिल्ली में महज 0.3 मिलीमीटर बारिश हुई, वो भी नोएडा में। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वायु प्रदूषण का स्थायी समाधान नहीं बल्कि अस्थायी राहत है। आईआईटी कानपुर के निदेशक और पर्यावरण विशेषज्ञों ने जमीनी उपायों, दीर्घकालिक योजना और क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया है। उनका मानना है कि करोड़ों रुपए खर्च करने की बजाय वास्तविक प्रदूषण नियंत्रण और निगरानी पर ध्यान देना ही सही कदम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में जो सोने और चांदी के दाम में आई गिरावट से जुड़ी है। लगातार नए रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब इन बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा नीतिगत ब्याज दर में 0.25% की कटौती और दिसंबर में अगली कटौती को लेकर अनिश्चितता के बीच एमसीएक्स पर दिसंबर डिलीवरी के लिए सोना 0.23% गिरकर 1,20,385 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 0.22% फिसलकर 1,45,766 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। जानकारों के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी रह सकता है। चलिए आज के मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं जो दिल्ली एनसीआर और बिहार के मौसम के बदलते मिजाज से जुड़ा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 घंटे में दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे प्रदूषण में थोड़ी राहत और ठंड की दस्तक दोनों साथ दिखेंगी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से नमी बढ़ रही है और अगले सप्ताह तक गुलाबी सर्दियां शुरू हो जाएंगी। वहीं बिहार के पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में अगले 2 दिनों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। नवंबर की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत में ठंड धीरे धीरे दस्तक दे रही है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी है, जहां लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को वैशाली के महनार में अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रचार के दौरान हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा। आरजेडी समर्थकों ने उनके काफिले पर पत्थरबाजी की और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। जेजेडी उम्मीदवार जय सिंह राठौर ने आरजेडी उम्मीदवार रविंद्र सिंह पर साजिश का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह हमला जानबूझकर कराया गया। यह घटना लालू परिवार की राजनीतिक खींचतान को उजागर करती है, जहां तेज प्रताप को अपने भाई तेजस्वी के समर्थकों का विरोध झेलना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में जो मध्य प्रदेश से जुड़ी है, जहां राज्य सरकार 1 नवंबर को कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। खबर है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश स्थापना दिवस पर 7,50,000 सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। इससे डीए 55 से बढ़कर 58% हो जाएगा और 4 महीने का एरियर भी मिलेगा। बढ़ा हुआ डीए नवंबर की सैलरी के साथ दिसंबर में जारी किया जा सकता है। वहीं 4,50,000 पेंशनरों को पहले ही महंगाई राहत में 2 से 6% की वृद्धि का लाभ मिल चुका है, जिससे कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। चलिए अगली खबर देखिए जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की भविष्यवाणी से जुड़ी है, जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच इस बार कड़ा मुकाबला दिख रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुंडली सत्ता में वापसी के संकेत दे रही है, जबकि तेजस्वी यादव के योग उन्हें बड़ा राजनीतिक पद दिला सकते हैं। वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है, जबकि चिराग पासवान को इस बार संतोषजनक सफलता मिलने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव के बाद बिहार की सत्ता में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में जो भारत अमेरिका व्यापार समझौते से जुड़ी है, जहां दोनों देशों के बीच डील लगभग तय मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय निर्यात पर लगने वाला शुल्क 50% से घटाकर 15 से 16% तक किया जा सकता है, जिससे भारतीय एक्सपोर्ट को बड़ा फायदा मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील बहुत नजदीक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यापार वार्ता में बेहद मजबूत नेतृत्व दिखा रहे हैं। समझौते के बाद फार्मा, टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर को लाभ होगा, जबकि अमेरिका को कृषि, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में नए अवसर मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए जो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से जुड़ी है, जहां पेंशनरों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है।
अब उन्हें जीवन प्रमाण पत्र के लिए बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रयासों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 शुरू किया गया है। इसके तहत पेंशनर अपने मोबाइल ऐप से घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से प्रमाण पत्र बना सकेंगे। यह अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा और रायगढ़ जिले में विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे ताकि सभी पेंशनरों को इसका लाभ आसानी से मिल सके। चलिए अगली खबर देखिए, जो असम के करीमगंज जिले से जुड़ी है, जहां कांग्रेस सेवा दल की बैठक में बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला गाए जाने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे भारत का अपमान बताते हुए कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर ग्रेटर बांग्लादेश एजेंडा और वोट बैंक राजनीति का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी बंगाली भाषा और संस्कृति का अपमान कर रही है। यह मामला तब और गर्माया जब हाल ही में बांग्लादेश ने अपने नक्शे में पूर्वोत्तर भारत को शामिल बताया था। चलिए अगला अपडेट आ रहा है जो मेरठ से जुड़ा है, जहां एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक अहम सूचना जारी की गई है। अब 30 मार्च तक ईकेवाईसी कराना अनिवार्य होगा, वरना गैस सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। ये नियम इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और एचपी गैस तीनों कंपनियों पर लागू होगा। ईकेवाईसी हर वित्तीय वर्ष में कराना जरूरी होगा। उपभोक्ता यह प्रक्रिया 2 तरीकों से पूरी कर सकते हैं, कंपनी के मोबाइल ऐप से खुद या अपने स्थानीय गैस डीलर के जरिए। मेरठ गैस वितरक संघ के अध्यक्ष नमो जैन ने बताया कि यह प्रक्रिया बेहद आसान और निःशुल्क है। हालांकि एलपीजी की आपूर्ति और रिफिल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, जो पाकिस्तान से जुड़ी है, जहां अफगान तालिबान से बातचीत नाकाम होने के बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला किया है। खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम कबायली इलाके में हुए इस हमले में एक कैप्टन समेत 7 सैनिक मारे गए और 17 घायल हुए। सेना के काफिले पर आईईडी विस्फोट और फायरिंग के जरिए हमला किया गया। जवाबी कार्रवाई में 7 आतंकवादी भी मारे गए। रिपोर्टों के मुताबिक इस हमले को टीटीपी के खूंखार कमांडर अहमद काजिम ने अंजाम दिया, जिस पर 10 करोड़ रुपए का इनाम है। पाकिस्तान में हाल के महीनों में चरमपंथी हमलों में तेजी आई है। देखिए अगली बड़ी खबर जो दिल्ली से जुड़ी है। 2020 के दंगा मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हलफनामा दाखिल किया है। पुलिस का दावा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुआ दंगा देश में सत्ता परिवर्तन कराने की एक सुनियोजित साजिश थी। पुलिस ने कहा कि यह हिंसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचने और सीए के मुद्दे को मुस्लिम नरसंहार के रूप में पेश करने की रणनीति थी। इस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी और 753 एफआईआर दर्ज हुई थी। अब मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, जो बिहार से जुड़ी है। 2025 के विधानसभा चुनाव में बगावत ने सियासी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। राज्य की 35 से ज्यादा सीटों पर बागी उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से एनडीए और महागठबंधन दोनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई नेता अपनी ही पार्टी या सहयोगी दलों के खिलाफ निर्दलीय या छोटे दलों के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी ने 37 पदाधिकारियों को निष्कासित किया है, जबकि जेडीयू ने 2 पूर्व मंत्री और 4 विधायकों समेत 16 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये बागी उम्मीदवार कई सीटों पर नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी है, जहां बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती एक बार फिर मुसलमानों का भरोसा जीतने की कोशिश में जुटी है। राज्य में मुस्लिम आबादी 19.26% है, जो कई जिलों में निर्णायक भूमिका निभाती है। लखनऊ में दलित मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक में मायावती ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे मुसलमानों तक पहुंचकर उन्हें भरोसा दिलाएं कि बीएसपी ही उनका सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकती है। मायावती ने कहा कि उनकी सरकार में बिना बुलडोजर के न्याय और सुरक्षा सबको मिली थी। अगर मुसलमान फिर बसपा के साथ आते हैं तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए अगली बड़ी खबर जो मध्य प्रदेश से जुड़ी है, जहां विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत 52 लाख से अधिक छात्रों के खातों में 303 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और बच्चों को स्कूटी, ड्रेस, साइकिल जैसी सुविधाएं समय पर प्रदान कर रही है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शिक्षा व्यवस्था में नई पहलें हो रही हैं और प्रदेश में सांदीपनी विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। चलिए आज के मौसम समाचार पर भी नजर डालते हैं, जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। चक्रवाती तूफान मोन्था का असर राज्य में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि 31 जनपदों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। विभाग के मुताबिक मोन्था तूफान अगले 2 दिनों तक पूर्वांचल और वाराणसी मंडल के जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा करा सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका सबसे अधिक असर दक्षिणी यूपी और बिहार सीमा से लगे जिलों पर पड़ेगा, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है।
चलिए अगला अपडेट देखिए। टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब ऑडिटेड केस और कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स 10 दिसंबर 2025 तक अपना आईटीआर फाइल कर सकेंगे। पहले यह तारीख 31 अक्टूबर तय थी। वहीं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की नई समय सीमा 10 नवंबर 2025 तय की गई है। यह फैसला पंजाब, हरियाणा और गुजरात हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया है। सीबीडीटी ने कहा कि बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को ध्यान में रखते हुए टैक्स पेयर्स को अतिरिक्त समय दिया गया है। देखिए अगली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर जो आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी है। इसका सरगना मसूद अजहर अब महिलाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने की साजिश रच रहा है। उसने जमातुल मोमिनात नाम से महिला ब्रिगेड बनाई है और महिलाओं के लिए नया प्रशिक्षण कोर्स दौरा-ए-तज़किया शुरू करने की घोषणा की है। अजहर ने ऑडियो संदेश में कहा कि हिंदू महिलाएं सेना में हैं, इसलिए अब जैश की महिलाएं भी जिहाद में हिस्सा लेंगी। इस ब्रिगेड की कमान उसकी बहन सादिया अजहर के पास है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैश अब महिला आत्मघाती हमलावर तैयार करने की दिशा में बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी है। चुनावी वादों की बौछार के बीच एक अहम सवाल उठ रहा है, क्या झूठे वादे करना गैर कानूनी है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि चुनावी वादे राजनीतिक प्रतिबद्धता हैं, कानूनी अनुबंध नहीं। 2013 के फैसले में अदालत ने कहा था कि वादे पूरे न करना अपराध नहीं, लेकिन यह मतदाताओं को प्रभावित जरूर करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत वोट के बदले रिश्वत अपराध है, पर मैनिफेस्टो वादे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को गुमराह करने वाला बताया है और चुनाव आयोग को सख्त दिशा निर्देश बनाने की सलाह दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियमों से जुड़ा है। 1 नवंबर 2025 से बैंक लॉकर और खातों में नामांकन सुविधा की नई व्यवस्था लागू होगी। आरबीआई ने कहा है कि बैंक को ग्राहकों को नामांकन की जानकारी देना और उसका विकल्प प्रदान करना अनिवार्य होगा। अगर ग्राहक यह सुविधा नहीं लेना चाहता तो भी बैंक को उसका खाता या लॉकर खोलना होगा। बैंक ग्राहक से लिखित घोषणा अवश्य लेगा कि उसने नामांकन से इनकार किया है। नए नियमों के तहत एक खाता धारक अब अधिकतम 4 नामांकित व्यक्ति तय कर सकता है। देखिए अगली अंतर्राष्ट्रीय खबर जो कैरेबियन देशों में मचे कहर से जुड़ी है। 90 सालों में सबसे भीषण तूफान मेलिसा ने जमैका और क्यूबा में भारी तबाही मचाई है। अब तक 29 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अमेरिकी एजेंसी एनओए के अनुसार यह तूफान 1935 के लेबर डे हरिकेन के बाद सबसे ताकतवर है। जमैका को डिजास्टर जोन घोषित कर दिया गया है और क्यूबा में 5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। बहामास में भी अलर्ट जारी है क्योंकि तूफान उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ते हुए अब बरमूडा की ओर बढ़ रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए जो मुंबई के अंधेरी इलाके से आई है। यहाँ एक स्टूडियो में 15 से 20 बच्चों को बंधक बनाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर सभी बच्चों को सुरक्षित मुक्त कराया और आरोपी रोहित आर्या को गिरफ्तार किया। स्थानीय लोगों ने सुबह खिड़कियों से बच्चों को देखकर पुलिस को सूचना दी थी। आरोपी ने वीडियो में नैतिक मांगे रखी और संवाद की बात कही। पुलिस उसे अस्थिर मानकर पूछताछ कर रही है। बच्चों को चिकित्सकीय परख के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है और घटना की गहन जांच जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में जो हरियाणा से जुड़ी है। डीजीपी ओपी सिंह ने गैंगस्टर्स को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि जो मां का दूध पिया है वो टिक कर दिखाए। रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने विदेशों में छिपे अपराधियों को गीदड़ और लोमड़ी करार देते हुए कहा कि ऐसे लोग कुत्तों की तरह मारे जाते हैं। डीजीपी ने बताया कि हरियाणा पुलिस की 100 टीमें देश भर में अपराधियों की तलाश में लगी हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो गोली चलाएगा पुलिस को जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट है। साथ ही उन्होंने बताया कि ड्रग्स बेचने वाले 150 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। और अब देखिए राजधानी दिल्ली एनसीआर से खबर जहां छठ पूजा के बाद लौट रहे यात्रियों के लिए दिल्ली मेट्रो ने बड़ा फैसला लिया है। डीएमआरसी ने घोषणा की है कि 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक मेट्रो सेवाएं सामान्य समय से पहले सुबह 5:15 पर शुरू होंगी। यह सुविधा न्यू दिल्ली और आनंद विहार आईएसबीटी मेट्रो स्टेशनों से मिलेगी ताकि यात्रियों को रेलवे स्टेशनों से शहर के अलग अलग हिस्सों तक आसान कनेक्टिविटी मिल सके। इसके अलावा वायु प्रदूषण कम करने के लिए कार्य दिवसों में 40 अतिरिक्त मेट्रो फेरे चलाए जाएंगे। डीएमआरसी ने सभी इंटरचेंज स्टेशनों पर सुविधाएं उपलब्ध रखने की भी व्यवस्था की है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।